आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे वीडियो में। हमने पहले वीडियो में ये टॉपिक स्टार्ट किया था, डिसर्टेशन एंड वाइवा वॉस सब्जेक्ट से रिलेटेड। हमने कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करी थी कि ये जो सब्जेक्ट है, ये इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, डिसर्टेशन और थीसिस के बीच में क्या अंतर है हमने देखा। और हमने ये सोचा था कि हम दो टॉपिक और हमको इसकी जो मेन है वो हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है इस रिपोर्ट को चालू करने से पहले। पहला, इसका फॉर्मेट क्या होगा, और दूसरा कि जो टॉपिक होता है डिसर्टेशन का उसको कैसे चूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए एक डिसर्टेशन रिपोर्ट का। मैं कुछ डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ पहले कि ये वीडियो स्पेसिफिकली एमकॉम EAFM फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर उनके लिए बनाई जा रही है। अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ एनी PG कोर्स आप भी देख सकते हैं, बट आज जो हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ EAFM ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर का होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जब मैंने इस बारे में थोड़ा रिसर्च करने का शुरू किया कि एक परफेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए एक डिसर्टेशन की रिपोर्ट का, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स पता लगे। बट क्योंकि हमको ये जो रिपोर्ट है ये हमारे डिपार्टमेंट के फॉर्मेट जो वो देते हैं, गाइडलाइन जो देते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनानी है, तो इसलिए फिर मैंने स्पेसिफिकली अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही चेक किया और मुझे वहाँ से एक PDF मिली। वैसे देखा जाए तो ये PDF जो है ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की है, BADM डिपार्टमेंट की है, और इसमें पूरा कंप्लीटली डिटेल में उन्होंने दे रखा है गाइडलाइंस के नाम से डिसर्टेशन की, कि कितने पेजेस की होनी चाहिए, फॉन्ट क्या होगा ना, आपका फॉन्ट स्टाइल क्या रहना चाहिए, ये सब चीज़ें, फिर आपका फॉर्मेट क्या होगा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने स्पेसिफिकली अपनी दे रखी है, ये इनका सबका एक परफॉर्मा दे रखा है। तो फिर मुझे लगा कि अगर BADM डिपार्टमेंट देता है तो हो सकता है हमारा EAFM डिपार्टमेंट का भी हो। ऑनलाइन मुझे नहीं मिल पाया, और बात करने के बाद पता लगा कि ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं है, बट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है और इस बार भी किया जाएगा। बट क्योंकि अभी तक वो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने अपने कुछ सीनियर से कांटेक्ट करके उनके टाइम का एक गाइडलाइंस मैंने ली है जो कि हमारे ही डिपार्टमेंट की है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये शुरू करने से पहले आप एक ही जान लें बहुत अच्छे से कि ये जो रिपोर्ट होगी डिसर्टेशन की, इसमें जो रिपोर्ट सबमिशन होती है वो पूरी टाइप्ड होती है, ये हमने कल देखा था। और वो जो टाइपिंग होगी वो हिंदी नहीं होगी, वो इंग्लिश होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो रिपोर्ट होती है डिसर्टेशन की ये पूरी इंग्लिश के अंदर टाइप होती है। ओके, तो देखें, ये पिछले साल का नोटिस है जो 1920 वाले सेशन के लिए हुआ था इशू। अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो हो सकता है इन नोटिस आने में इन सब में थोड़ा टाइम लग जाए। तो हमको तो लेकिन हमारा डिसर्टेशन स्टार्ट करना है, तो हम इसको बेस मान के हम देखते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनके डिसर्टेशन परीक्षा की अंतिम दिनांक तक अवश्य रूप से विभाग में जमा करवाने होंगे। मैंने कल बताया था कि जो डिसर्टेशन की रिपोर्ट होगी वो आपको कब तक सबमिट करानी है। इसमें साफ लिखा हुआ है परीक्षा की अंतिम दिनांक तक, मतलब कि जिस डेट को आपका लास्ट एग्जाम होगा उससे पहले पहले आपको ये रिपोर्ट सबमिट करवानी है। क्योंकि हमने देखा था कि डिसर्टेशन एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि आप इसलिए सबमिट कराते हो ताकि आपको आपकी डिग्री अवार्ड हो सके। दूसरा, इसमें साफ लिखा हुआ है द वार्निंग कि इसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और आपकी अनुपस्थिति मानी जाएगी, पेपर मतलब एब्सेंट मानी जाएगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अगर आप डिसर्टेशन की रिपोर्ट एग्जाम की अंतिम तारीख से पहले जमा नहीं करवाते। और इसके लिए समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी, आप स्वयं इसके जिम्मेदार रहेंगे। दूसरी जो सूचना है वो देखिए 18/11/2020 की है। अच्छा, ये डेट थोड़ी आगे की डेट से, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना ने हिट किया था जैसे अभी चल रहा है,
तो जो एग्जाम्स हुए थे वो अक्टूबर या दिसंबर में कंडक्ट हुए थे, तो इसलिए ये डेट्स थोड़ी डिले हो गई है। सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन में ये मई जून की डेट्स रहती है। आइए, विभाग ने एक और नोटिस निकाला था, ये रिगार्डिंग है, देखिए वाइवा वोस के। वाइवा वोस मतलब आपका वोकल एग्जाम, जो कि आपके रिपोर्ट के बेसिस पे होगा। तो इस बार भी वो डेट्स आएगी कि देखिए कि दिनांक 20/11 से दोपहर 2 बजे, इसमें टाइम लिखा हुआ है, आपका डेट लिखी हुई आएगी, वो इस बार भी आएगी, आपका प्रायोजित किया जाएगा इसमें लिखा हुआ है। तो इस बार भी ऐसा होगा जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो हमको ऐसे नोटिस का भी वेट करना है डिपार्टमेंट की साइड से। दूसरा, और इसमें कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन गाइडलाइंस के ऊपर, जो लास्ट ईयर इशू करी थी। ऑलमोस्ट सब सेम ही होगी, बस ईयर चेंज हो जाएगा। तो हम क्यों देरी करें, हम क्यों वेट करें नई गाइडलाइंस आने का, हमें शुरू करना चाहिए। और बात हुई भी है, डिपार्टमेंट भी जल्द से जल्द गाइडलाइन इशू करेगा, जो हमारा ग्रुप है। आइए, जनरल गाइडलाइंस फॉर एमकॉम डिसर्टेशन। एमकॉम डिसर्टेशन के लिए सामान्य गाइडलाइंस। Student has to submit a dissertation on any topic after consultation with the supervisor. आपको अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट करके अपना डिसर्टेशन सबमिट करना है। कल हमने देखा था एक सुपरवाइजर अलॉट होंगे और उनसे आपको चर्चा करके, उनसे आपको मदद लेके, उनसे आपको डिस्कस करके अपनी एक डिसर्टेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अबाउट 80 to 100 पेजेस। पेजेस हमने देखे थे 60 से 100 मैंने बोले थे अपर रेंज में, तो मैंने बोला था 70 to 80। तो हम स्पेसिफिकली अगर चलेंगे तो 80 हमारे लिए मिनिमम यहाँ पर है और मैक्सिमम 100 है, तो 90 पेज तक आपका एवरेज हो सकता है। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेस मतलब कि टाइप्ड फाइल होनी चाहिए, और फॉन्ट साइज क्या दे रखा है, 12 आपका नॉर्मल फॉन्ट साइज होना चाहिए। हेडिंग और मेन हेडिंग और सब हेडिंग का थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। नॉर्मल टेक्स्ट आपका जो है वो 12 रहना चाहिए। जो फॉन्ट स्टाइल रहेगी वो रहेगी टाइम्स न्यू रोमन, ओके। और हर लाइन के बीच में जो गैप रहेगा, स्पेस रहेगी, वो 1.5 की होगी, ठीक है। और ये लिखा हुआ है, ये जो सबमिशन होगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मतलब क्या, अभी हम नीचे देखेंगे कि एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। कॉपी डिसर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी अदर सोर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड फॉरवर्डेड। आपको ये काम खुद का करना है, कहीं से कॉपी नहीं करना। आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाती है फाइल्स और पैसे देके, बट आप कोशिश करें कि आप खुद का बनाएं। अगर आपको आगे जाके और एक्सपीरियंस लेना हो पीएचडी के थीसिस राइटिंग के लिए, तो ये एक इनिशियल एक आपको एक्सपीरियंस देने के लिए ये सब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है। तो कोशिश करें आप अपना खुद का काम करें। आइए मेन हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ डिसर्टेशन क्या होगा। पहले बात करते हैं टाइटल पेज की। कहाँ पर, ऑन द डिसर्टेशन, ऑन द कवर पेज। तीन बातें यहाँ पे। पहले तो सबसे पहले आपका होगा टाइटल पेज। टाइटल पेज मतलब जिसमें बेसिक सारी चीजें कवर होगी, कि एक तो यूनिवर्सिटी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, आपका नाम, सुपरवाइजर का नाम, आपके मेन टॉपिक का नाम, ठीक है, वो सब। और वो कहाँ पर होगा प्रिंट, ऑन द कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, देखिए हम जब फाइल बनाएंगे, उसको प्रिंट आउट निकलवाएंगे, तो उसको ऊपर एक बाइंडिंग करवाएंगे। बाइंडिंग करवाने के ऊपर भी एक कागज होता है, उसको उससे कवर किया जाता है। हर डिपार्टमेंट की अलग रिक्वायरमेंट है। किसी डिपार्टमेंट में वो जो कलर होता है पेपर का वो पिंक होता है, किसी में येलो हो सकता है, किसी में ऑरेंज। हमारे डिपार्टमेंट में जो है वो लाइम येलो कलर, मतलब कि नींबू का जो कलर होता है लाइम येलो, वो होता है। कि जो एक्चुअल कलर होगा हम बाद में देखेंगे। दूसरी बात, तो उस पर आपको ये प्रिंट करवाना होता है टाइटल पेज, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइटल पेज वही सेम आपको अपने डिसर्टेशन रिपोर्ट के अंदर जो पहला पन्ना होगा, वही सेम चीज आपको व्हाइट पेपर के ऊपर भी प्रिंट करानी होती है। तो मतलब टाइटल पेज दो बार होता है, एक बार कवर के ऊपर, एक बार आपके फाइल के अंदर जो पहला पन्ना होगा वो टाइटल पेज होगा। इन्फॉर्मेशन दोनों में सेम होगी, ठीक है। बाहर करवाने का तात्पर्य या रेलेवेंस ये होता है कि बाहर से फाइल पे दिख जाएगी किस स्टूडेंट की है और क्या टॉपिक के ऊपर है, और अंदर तो आपको एक बार के लिए पहले पेज पे वो करना है ही। तीसरी चीज जो है वो है सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। आपने जो सुपरवाइजर जो आपको अलॉट हुए हैं, उनसे सर्टिफाई करवाएंगे, आप उनसे साइन करवाएंगे प्रॉपर फॉर्मेट में कि इन स्टूडेंट ने मेरे अंडर रहते हुए इस डिसर्टेशन को कंप्लीट किया है मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और इसका जो कार्य है, जो काम है, वो बढ़िया है। सब चीजें इसकी प्रॉपर लैंग्वेज होगी, हम देखेंगे अभी। फिर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, इसमें आपको खुद का डिक्लेरेशन देना होता है। डिक्लेरेशन देना मतलब कि हमने जो काम करा है पूरा ओरिजिनल हमारा काम है, हमने कहीं से कॉपी नहीं करा है, हमने इसको और कहीं सबमिट नहीं करा है, ठीक है। आपने मतलब एक तरह से साइन करना है वहां पे, डिक्लेयर करना है कि जो भी काम है आपका खुद का काम है।
ठीक है, तभी आपको डिग्री अवार्ड होगी। ठीक है, फिर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट वापस से हम थैंक करेंगे हमारे सुपरवाइजर्स को, हमारे अदर गाइड्स को, जिन्होंने हमको इस डिसर्टेशन के अंदर हेल्प करी होगी कंप्लीट करने के लिए, तो आप उनको एक्नॉलेज करेंगे। प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है? आपको एक तरह से प्रीफेस को माने एब्स्ट्रैक्ट, थीसिस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे प्रीफेस। आपकी जब पूरी डिसर्टेशन बनेगी, उसको शुरू से लेकर के, मतलब इंट्रोडक्शन से लेकर के, आपके टॉपिक के इंट्रोडक्शन से लेकर के एंड तक जो कंक्लूजन निकलेगा, उसको आपको शॉर्ट में लिखना होता है प्रीफेस के अंदर। इसलिए प्रीफेस को हमेशा अंतिम में लिखा जाता है, आखिरी टाइम पे लिखा जाता है। जब पूरी रिपोर्ट बन जाती है, प्रीफेस के बनने को शुरू में ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और बाद में उसको टाइप किया जाता है, क्योंकि आपको जब कंक्लूजन नहीं पता होगा तब तक प्रीफेस नहीं लिख सकते। आपको पूरी चीज समरी फॉर्म में लिखनी होती है प्रीफेस के अंदर, बहुत ही कंसाइज वर्ड्स में। तो इसलिए प्रीफेस आपको पूरी समरी कहलाती है, पूरी रिपोर्ट की इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक की। ठीक है, और फिर आता है हमारा चैप्टर प्लान। चैप्टर प्लान मतलब कि हमारे, एक तरह से आप समझेगी टेबल ऑफ कंटेंट, कि हमारे बेसिकली अब यहाँ से हमारे मेन पेजेस स्टार्ट होंगे, कि हमारा जो चैप्टर प्लान है, मतलब हमें कैसे कैसे चैप्टर्स अंदर इंक्लूड करेंगे, वो है। ये ऊपर के जितने भी पन्ने थे, 1 2 3 4 5 6, ये सब में सेम रहेंगे, सभी के अंदर कॉमन रहेगा। और ये आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी देखेंगे इनका जो फॉर्मेट होता है, इनकी जो लैंग्वेज होती है, वो ऑलरेडी अपने को मिलेगी, और हमको सीधा उसमें बस अपना नाम लिखना है और सब चीजें करेक्ट करनी है, बाकी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेन होता है हमारा चैप्टर प्लान, ये हर स्टूडेंट का अलग होगा, इसके अंदर का कंटेंट सबका अलग होगा, हालांकि फॉर्मेट सेम होगा। तो हम देखते हैं आगे चैप्टर प्लान क्या क्या होता है। देखिए, मैं जो बता रहा था, ये हमारा होता है टाइटल पेज, ऐसे डिसर्टेशन ऑन, यहाँ पे आपके टॉपिक का नाम आएगा। ठीक है, ये सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द डिग्री ऑफ दिस, मतलब डिग्री के सबमिशन के लिए हमने कंप्लीशन के लिए सबमिट करा है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लोगो, यहाँ पर सुपरवाइजर की सारी डिटेल, यहाँ पर जिसने सबमिट करा है स्टूडेंट की सारी डिटेल। यही पन्ना आपको कवर पेज पे भी प्रिंट करना है और इनिशियल फर्स्ट पेज पे भी प्रिंट करना है। दूसरा देखें, जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, देखो पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है, कि स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, कोर्स का नाम आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा आपके सब्जेक्ट का, प्रोजेक्ट का मतलब, और ये सुपरवाइजर की सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह से उनका सर्टिफिकेट है। फिर डिक्लेरेशन देखिए, पूरी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। इसमें पूरा हम डिक्लेयर करेंगे कि देखो हमारा काम जो है, हम इस, ये हमारा नाम है, हम इस सेमेस्टर के स्टूडेंट है, और ये हमारा कोर्स है, हमने इन सुपरवाइजर के अंदर हमारा इस टाइटल के ऊपर ये रिपोर्ट हमने बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इज माय ओरिजिनल वर्क। ये देखिए, हमने कहीं से कॉपी नहीं करा हुआ और कहीं और भी सबमिट नहीं करा हुआ, किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी किसी और डिग्री के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा वापस से, और आपकी डेट आ जाएगी जिस दिन आप सबमिट करोगे। फिर ये एक्नॉलेजमेंट, मतलब थैंक करेंगे हम अपने सुपरवाइजर को। ये देखिए उनकी पूरी डिटेल है वापस से, कि वो सुपरवाइजर का नाम, उनका डेजिग्नेशन, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में वो है, फैकल्टी, और इनकी पूरी डिटेल आ जाएगी, और ये इनका नाम आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम इनको एक्नॉलेज कर देंगे, और ये होता है आपका प्रीफेस। ये देखिए, ब्रीफ समरी, मेन वर्ड इज समरी। समरी मतलब पूरा, एक तरह से बोला जाए तो ओवरव्यू, कि आने वाली जो रिपोर्ट है वो शुरू से लेके एंड तक उसमें क्या क्या चीजें सारी आप पहले एक बार यहाँ पे बतानी है। ठीक है, इन कंसाइज, कंसाइज मतलब सटीक, मतलब छोटे, मतलब कम वर्ड्स में, ठीक है, पर पूरी इफेक्टिव होनी चाहिए वो। समराइज इन 1000 वर्ड, ये देखिए लिमिट है, 1000 वर्ड के अंदर आपको मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, उसमें कंप्लीट करना है उसको, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसमें क्या क्या कवर करना है? इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, समरी, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। ये आने वाले चैप्टर्स की वैसे हेडिंग होगी जो हमने देखा था अभी। ये चैप्टर प्लान जो होता है, हम देखेंगे, ये जो चैप्टर प्लान है इसके अंदर सारे अभी टॉपिक आने वाले हैं, तो उन सभी के बारे में आपको अपने प्रीफेस के अंदर लिखना होता है। ठीक है, इसलिए आप जब भी रिपोर्ट बनाना चालू करेंगे, इसको छोड़ देंगे खाली, क्योंकि आप तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक आपका पूरा एंड में कंक्लूजन नहीं निकल जाता। शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं मेन और आखिरी टॉपिक, चैप्टर प्लान, कि आपकी फाइल के अंदर चैप्टर्स क्या क्या कवर होने चाहिए। ठीक है, ये आपका ऐसा फॉर्मेट रहेगा पूरा, जिसमें आपको पहला जो लेना है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट एंड द टॉपिक। जो हम टॉपिक चूज करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर हमको डिसर्टेशन रिपोर्ट बनानी है, उसका इंट्रोडक्शन देना है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन मतलब कि वो टॉपिक बेसिकली क्या है। ठीक है, साथ ही में उस टॉपिक को आप समझाओगे जब आप, तो क्या है, मतलब उसके बारे में आप कहीं से पहले पढ़ोगे,
ठीक है। तो वो सब आपको जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो सब है, आपको वहां से यूज करके आपको साइटेशंस देते हुए ये सब चीजें क्या होती है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन का फ्रेम करना है, ठीक है। दूसरा है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने सब्जेक्ट ऐसा पढ़ा हुआ है। रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब कि आपका जो आप मेथोडोलॉजी लगाओगे कि भाई आपकी रिसर्च कैसी है, भाई डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, फंडामेंटल है, अप्लाइड है, ठीक है। वो सब साथ में आपका सैंपल डिजाइन कैसा रहेगा, आपका रिसर्च डिजाइन कैसा रहेगा, ठीक है। आप डेटा कलेक्शन कैसे कैसे करोगे, आपका रिसर्च गैप, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव, तो ये सब आपको एक छोटे लेवल पे, क्योंकि ये डिसर्टेशन है, थीसिस नहीं है, पर आपको यहाँ कवर करना है, ठीक है। ये आपको जो गाइड होंगे वो उसको आपको इसमें इस बारे में आपको हेल्प करेंगे कि कैसे ये सब चीजें करी जाती है, ठीक है। तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट एंड टॉपिक। ये क्या है कि भाई आपने जो टॉपिक चूज करा है इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब कि रियल लाइफ के अंदर, या इसका इम्पैक्ट किस चीज पे आने वाला है, या इसका अल्टीमेटली आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है। हम लोगों को एक कंसेप्ट पता होगा, जब हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा था वहां पे एक चीज होती है रिसर्च फ्रेमवर्क। रिसर्च फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, शुरू से लेकर के एंड तक का वो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं शुरुआत में ही, कि हमारे जो प्रॉब्लम है इसके बारे में हम पहले तो कहाँ कहाँ से हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करा, फिर उसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी से, जिसमें हम ये देखते हैं हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च गैप हमने क्या निकाला है जिसके ऊपर वो काम करना है, फिर हम वेरिएबल्स चूज करते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको अल्टीमेटली आपका डेटा कलेक्शन करके उनका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करके कंक्लूजन निकालते हैं, और अल्टीमेटली फिर दिखाते हैं कि उसका आउटकम कहाँ पर है। आउटकम मतलब कि उसका इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ेगा, वो क्या है, नया एडिशन आपने करा है, ठीक है। तो वो आपको एप्लीकेशन बताना है उस कंसेप्ट का या टॉपिक का, कि उस टॉपिक का आपका एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब कि वो कहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। फिर जब आप ये पूरा कर लेंगे, इसमें आपने यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर लेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि सैंपल डिजाइन क्या होगी, आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, वो सब चीजें, तो अल्टीमेटली फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्टेज के अंदर ही आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। डेटा कलेक्शन की स्टेज है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट मतलब डेटा कलेक्शन करना है। डेटा कलेक्शन करने के बाद आपको फिर अगली स्टेज पे उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना है, कि वो जो डेटा है उसको फिर आपको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको टेबुलराइज करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो सब करके एनालाइज करके पूरा उसका आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि वो डेटा बेसिकली क्या बोल रहा है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई क्वेश्चनर बनाया, ठीक है। क्वेश्चनर बना के आपने उसको फिल करवा लिया, फिल करवाने के बाद आपके पास बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्स आ गए, ठीक है। तो अब वो मान लीजिए 100 लोगों के आपका सैंपल साइज है, ठीक है। तो अब 100 रिस्पॉन्सेज आए, तो आपको उसको प्रॉपरली आप 100 के 100 आप एज ए क्वेश्चनर तो आपको रिपोर्ट में आप फाइल नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी जब लेंथ ही है पूरी रिपोर्ट की 80 से 100 पेज, तो आप 100 के 100 क्वेश्चनर प्रिंट आउट लगाकर तो फाइल में नहीं लगा सकते ना। क्वेश्चनर का तो खाली आपको एक फॉर्मेट लगाना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चंस क्या थे, एक परफॉर्मा लगाना पड़ेगा। तो अब वो जो क्वेश्चंस आए हैं, वो जो क्वेश्चन भर के आए हैं, उनका जो डेटा है, आपको उसको समराइज करके, उसको एडिट करके, उसको कंसाइज करके, ठीक है, उसको प्रॉपरली क्या मतलब बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन करके, फिर आपको उससे कुछ एनालिसिस निकालना पड़ेगा, उसको चार्ट, टेबल, पाई चार्ट्स या इनके टूल्स के थ्रू आपको उनको एनालाइज करके दिखाना पड़ेगा और इंटरप्रेट करना पड़ेगा साथ में, कि वो जो पाई चार्ट है या वो जो ग्राफ है या वो जो डेटा जो आपने इधर बार चार्ट में यूज करा है या लाइन चार्ट में जो भी बनाओगे आप, वो बेसिकली बोल क्या रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला, इंटरप्रिटेशन का तात्पर्य है, मतलब वो किस तरफ हिंट कर रहा है, उसका क्या मीनिंग निकला, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर हम करेंगे समरी, पूरी जो हमारे हमने ऑपरेशन ये सब करा उसका समरी। समरी थोड़ी डिटेल में होगी क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीफेस में भी लिखते हैं, तो समरी थोड़ी डिटेल में होगी। फिर फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, अल्टीमेटली आपने उसका क्या फाइंडिंग और कंक्लूजन निकला, फाइंडिंग निकली पहले तो, और फिर उसका कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे काम का, वो आपको दिखाना पड़ेगा। और अंत में आपको बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। बिब्लियोग्राफी क्या होती है कि आपने जो भी डेटा या फिर जो भी आपने कहीं से अगर ऑलरेडी किसी का काम किया हुआ है वहां से आपने कुछ मटेरियल लिया है, या आपने किस वेबसाइट से, या आपने कौन से रिसर्च पेपर से, या आपने कौन से जर्नल से ये चीजें ली है, तो वो बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस के अंदर आता है। तो आज का डिस्कशन हमारा केवल फॉर्मेट समझना है, इनको डिटेल में हम वापस से कवर करेंगे अगले लेक्चर में, जब हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और लास्ट में देखिए हमको लिस्ट मिल जाएगी हमारे सुपरवाइजर्स की और उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, जिसको आपको
जिनसे आपको कांटेक्ट करना है और अपने रिसर्च को या डिसर्टेशन रिपोर्ट को कंप्लीट करना होगा और सबमिशन कराना। तो आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। हमने आज ये डिस्कस करा कि हमारा जो डिसर्टेशन एंड वाइवा वो है, इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो क्या होगा, ठीक है। और ये आपको या हमें ये फॉर्मेट जल्द ही मिल जाएगा इस साल का नोटिस के साथ। नहीं भी मिलेगा तो फिर मैं इस फाइल को शेयर कर दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।